बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रीमियम लॉ विद शाजिया अंजम। आपका होस्ट फारूक अहमद एक मरतबा फिर ये प्रोग्राम लेके हाजिर खिदमत हो रहा है। उम्मीद रखता हूँ कि आप तमाम नाजरीन इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और जो जो आपके सवाल हैं या जो क्वेरीज़ हैं आप जहाँ से भी बोलें, टेलीफोन करें, लाइनें बहुत जल्द खुल जाएंगी, आपके सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। और हस्ब मामूल हमारे साथ आज फिर एक जानी पहचानी शख्सियत हाज़िर हैं आपके लिए, बैरिस्टर शाजिया अंजम, जो कि आपके सवालात का जवाब देंगी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और होपफुली हमारे जो नाजरीन हैं वो भी ठीक ठाक होंगे, और स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि हमारा फोकस जो है मेनली वो इमिग्रेंट्स पे है। और इमिग्रेंट्स के साथ जो इस वक्त हाल हो रहा है और जिस तरह से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियां आ रही हैं, उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, और उनके लिए ये मसला हो रहा है वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, किस तरह से अपने आप को बचाएं। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं इमिग्रेशन के, वो उनको जब उनके अगर कोई यहाँ पर उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, यहाँ पर उनकी कोई अपील नहीं है, तो उनको वो पकड़ सकते हैं और उनको डिटेंशन सेंटर में डाल सकते हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है जिसमें हमारे जो इमिग्रेंट्स बहन भाई हैं यहाँ पर वो बहुत मसले में हैं और बहुत ही ज़्यादा बेचैनी का शिकार हैं। उनके लिए यहाँ पर आज मैं स्पेशली एक न्यूज़ आप लोगों को देती जाऊँ कि आने वाले वक्तों में जिस तरह से अभी दिसंबर के बाद इस तरह से होगा कि जो इमिग्रेंट्स जिनकी अगर आप लोगों की अपील्स भी पेंडिंग है, तो फिर भी आपको ये रिमूव कर सकते हैं, आपको डिटेन कर सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं, आपको डिटेंशन सेंटर में रख सकते हैं और आपको आपके कंट्री में रिमूव किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम जो इमिग्रेंट्स हैं जो जिनकी इस वक्त अपील पेंडिंग है, वो अपने आप को इतना प्रोटेक्शन महसूस ना करें, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल ऐसे हो सकता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर उनको या इवन पुलिस वाले समटाइम अगर वो इलीगल वर्कर्स हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनको पकड़ के वो डिटेंशन सेंटर में लेकर जा सकते हैं और उसके बाद उनके जो पूरा बेल प्रोसेस है वो एक शुरू होता है। ये जो तब्दीली है ये कब से लागू होना शुरू हो गई है और ये कानून कब से मार्ज़ वजूद में आया? ये अभी रिसेंट चेंजेस है और इसमें जो बहुत स्ट्रिक्टली इस पे जो असर होगा, जो इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जिनकी अपीलें पेंडिंग हैं, जिनकी अपील्स कोर्ट में हैं, उनको भी वो पकड़ सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त इमिग्रेंट्स के लिए कि वो अपने आप को प्रॉपरली लीगली प्रोटेक्ट करें, अपने आप को लीगली वो प्रेजेंट भी करें किसी अच्छे वकील के ज़रिए, और इस बात पे इन्हिसार ना करें। नाजरीन, आप जैसे सुन रहे थे, हम आज इसी पे फोकस करेंगे कि अपील राइट जो है, जो आपका है, जो एप्लीकेशंस अंडर द ह्यूमन राइट्स जो एक्ट है उसके तहत जो भी एप्लीकेशन डाली गई हैं या जिनके केसेस पेंडिंग हैं, जो कोर्ट्स के अंदर एप्लीकेशन है, वो भी जैसे आपने बैरिस्टर शाजिया अंजम से सुना कि उन अपीलों का जो हक है, जो राइट है आपका, वो भी आपसे वापस ले लिया गया है। उसके लिए भी आप कोई चाराजोई नहीं कर सकते। यहाँ हम लेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे हाज़िर होते हैं और इसी पे फोकस करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले अर्ज़ किया था कि आज का जो टॉपिक है वो है जो अपील का राइट था आपके पास। अगर किसी भी जो इमिग्रेशन का जिसका मसला है, स्टे का मसला है या कोई अपील डाली हुई है, तो जो अपील का राइट है वो भी अब काम नहीं आएगा। तो हमारे साथ, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, एक जानी पहचानी शख्सियत हैं बैरिस्टर शाजिया अंजम, जो स्पेशलिस्ट हैं इस इमिग्रेशन कवानीन की, और साथ साथ दूसरे जो
हैं लॉज, फैमिली लॉ और डोमेस्टिक वायलेंस, इस पे वो अबूर रखती हैं। तो उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि शाजिया, आप क्या समझते हैं कि अगर ये अपील का राइट जो क्लाइंट के पास था वो ले लिया गया है, और अपील अगर किसी की एप्लीकेशन कोर्ट्स के अंदर पड़ी हुई हैं, उनका केस अदालत में है, इसके बावजूद उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उनको डिटेन करके फिर वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं, तो अब इन क्लाइंट्स के पास जिनके केसेस पेंडिंग हैं, उनके पास अब क्या चाराकार है, क्या हल उनके पास रह गया? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर देम? अभी भी इमिग्रेशन लॉ जो है वो 100% डेड नहीं हुआ। अभी भी जो इमिग्रेंट्स हैं उनके पास बहुत सारे राइट्स हैं जिसको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें पहली बात तो ये कि अपना जब पहला एप्लीकेशन करें, पहला एप्लीकेशन जब तैयार करें उसको प्रॉपर तरीके से 100% तरीके से तैयार करें। बहुत सारे लोग हैं जो पहला एप्लीकेशन वो कहते हैं ये तो हम खुद भी फिल कर सकते थे, ये तो हमारे जो लिटिगेंट फ्रेंड्स हैं या कोई एडवाइज़र रास्ते में चलते फिरते उनको नज़र आ गए कि वो भी फिल कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जब आप अपनी जड़ें कमज़ोर कर लेंगे तो आपकी बिल्डिंग कभी भी खड़ी नहीं रह सकती। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से पहली ही स्टेज पे किसी अच्छे से सोलिसिटर से तैयार करवाएं, ताकि उसमें चांसेस ऑफ रिफ्यूज़ल बहुत कम रह जाएं। अगर आपका एप्लीकेशन अच्छा होगा, आपका एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेज पे अप्रूव हो जाएगा, तो आपको आगे अपील पे जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। दूसरी बात मैं यहाँ पर ब्रीफली कहना चाहूंगी क्योंकि आपके साथ कॉलर्स हैं, मैं समझती हूं। बस एक बात ये कि नेक्स्ट जो स्टेज है, अगर किसी का एप्लीकेशन फिर भी रिफ्यूज हो जाता है तो उनके पास जुडिशियल रिव्यू की रेमेडी है, और जुडिशियल रिव्यू जब डालें तो उसमें अगर इंजंक्शन ले लेंगे तो इंजंक्शन के बाद उनको रिमूव भी नहीं किया जाएगा। चलते हैं हमारे साथ, देखते हैं कॉलर कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा नाम आयशा है। जी बहन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। तो क्या सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली अभी जो शाजिया बीवी ने बोला, वो क्या बच्चों के साथ भी ये लोग इंफॉर्मेंस वाले उठा लेंगे? पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल ये है कि अभी 1 वीक के अंदर अगर कोई न्यू एप्लीकेशन करता है तो क्या इनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है 1 दिसंबर से पहले? और तीसरा सवाल ये है कि मेरा कजिन है जो अभी आया है, वो इंडिया से आया हुआ है और 2 साल इनलीगल होने के बाद वो डिसेबल हो गया है। उसके बाद उसने अभी अप्लाई किया है, तो आपको क्या लगता है टोटली डिसेबल है तो उसको रिमूव कर सकते हैं क्या? ये 3 सवाल है मेरे, प्लीज आप जवाब देंगे। जी शाजिया बीबी, क्या फरमाएंगे? इनके जवाब में आपके लिए तो मेरा यही जवाब है, और जितने भी दूसरे इमिग्रेंट्स हैं सबके लिए यही जवाब होगा कि जितनी जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन करें, जितनी जल्दी आप अपने आप को सिक्योर करें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। वो इसलिए कि जब आप जितना आने वाले वक्तों में 2017 में बहुत सारी सख्तियाँ होंगी और उसके बाद उससे भी ज़्यादा सख्तियाँ होंगी। इमिग्रेशन कवानीन हर रोज़ बदल रहे हैं और हर रोज़ सख्त से सख्त तरीन होते जा रहे हैं। और जहाँ तक इन्होंने बात की अपने कि जो अगर दिसंबर से पहले एप्लीकेशन डाल लें उनके लिए क्या होगा और दिसंबर के बाद क्या होगा, वो भी यही जवाब मेरा है कि जितनी जल्दी अपनी एप्लीकेशन आप करें, जितनी जल्दी अपने आप को सिक्योर करें, वो आपके लिए बेहतर है। और जहाँ तक बच्चों का ह्यूमन राइट्स का मसला है, ह्यूमन राइट्स और बच्चों के जो है वो भी उनके पास बहुत सारे इस वक्त प्रपोजल्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं जिससे वो उसको भी कैप डाउन कर सकते हैं। फौरी तौर पर तो एकदम बच्चों को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर उनकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो कोई ना कोई उसका लाइहा अमल इख्तियार करेंगे। बेहतर है कि आप अपने आप को रेगुलराइज करें, अपने आप को जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन डालें और अपने आप को इस तरह से आप अनसिक्योर्ड ना रखें कि आप ये सोचें कि पहले कुछ नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारी बड़ी चेंजेस जो हैं वो आ चुकी हैं और आने वाले वक्तों में उससे भी ज़्यादा सख्त होगी। जी हमारे साथ एक और कॉलर है। जी कौन और कहाँ से आप बोल रहे हैं? हेलो जी, मैं यहाँ लंदन से बोल रही हूँ जी। जी फरमाएं, क्या आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है जी, हमने ना 7 ईयर बेस पे बच्चों का अप्लाई किया है जी। जी तो उसके हमें उन्होंने मैडम साइनों पे भी लगाया हुआ है और हमारी एडिशनल ग्राउंड भी जमा करवाई हुई है। राइट। तो अभी हमारे जो बच्चों को 7 ईयर है, 4 जनवरी 2017 को 7 साल हो जाएंगे। तो मैं ये क्वेश्चन करना था
कि जैसे कि हमें वो एडिशनल ग्राउंड के ऊपर भी वो केस का कोई हल करके कोई वीजा दे सकते हैं कि हमें नई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी? अगर और तो आपने अभी जो एडिशनल ग्राउंड्स जमा करवा दिए हैं, मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप उसका वेट करें, देखें कि उसको आपका क्या रिस्पांस देते हैं। अगर हो सकता है कोई आपके ऐसे कंपेलिंग कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हो जिसकी बेसिस पर वो आपको आपकी लीव ग्रांट कर दे, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपना फ्रेश एप्लीकेशन करें। आपके सिचुएशन में आई विल एडवाइस कि आप वेट करें, और उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर आप 7 ईयर्स की रूल की बेसिस पे प्रॉपर केस बाद में जनवरी 2017 में भी डाल सकते हैं। जी जी मैडम, लेकिन एक बार ये कि मैं और जी मैंने हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं कि पिछले 8-9 महीने से जॉबलेस हैं, तो हम उनको ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास फीस इतनी ज्यादा हो गई है तो हमारे पास पैसे भी नहीं, तो नवी एप्लीकेशन कैसे डालेंगे? या एमपी की चिट्ठी लिखवा के उनको ये कंपेल कर सकते हैं कि हमारी एडिशनल ग्राउंड के ऊपर ही आप वो जो हमारा वीजा ग्रांट करें? राइट इस सिलसिले में जब आपके बच्चे हैं और आपके पास आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उनको काम की इजाज़त के बारे में आप अपने लॉयर से कहें, उनको लिखें और काम की इजाज़त लें। हो सकता है वो आपके सर्कमस्टांसेस को देखकर आपको काम की इजाज़त दे दें। जी जी, आप तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। एक लास्ट जी नाजरीन, तो यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन हाज़िर होते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक टू प्रीमियम लॉ विद शाजिया अंजम, और हमारे साथ हैं, जैसा पहले मैंने अर्ज़ किया था, बैरिस्टर शाजिया अंजम। और ब्रेक से पहले जैसे हम गुजारिश कर रहे थे कि इन बदलते हुए हालात के तहत एक्सपर्ट लॉयर की एक कमेटी तश्कील दी जा रही है। बहुत जल्द उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा, ताकि जो मुश्किलात आ रही हैं इन मुश्किलात को टैकल करने के लिए ये हाई कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज करना पड़ेगा, जिसमें शाजिया अंजम जैसे और एक्सपर्ट लोग भी होंगे, और बशमूल शाजिया। तो फिर जब वो कमेटी बन जाएगी फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ टीवी पे उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। और अब चलते हैं हम शाजिया बीबी के पास। जी, तो शाजिया आप क्या फरमाएंगी, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगी जिनकी अपील्स तो अभी पेंडिंग में हैं और उनके केसेस के अभी कोई फैसला भी नहीं हुआ? ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है, और क्योंकि अब लॉ तो चेंज हो गया, कानून तो बदल गया। जिन लोगों की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएंगी उनको हो सकता है राइट ऑफ अपील ना दिया जाए। अब मसला ये आता है कि जिन लोगों की अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई है कोर्ट में, उनके साथ क्या सलूक होगा? हाँ। अब उनके लिए लम्हा फिक्रिया ये है, पहली बात तो ये कि कोर्ट्स में बहुत सारी डिलेस हो रही हैं आजकल, बहुत सारी डिलेस हो रही हैं। 18 मंथ्स लगा रहे हैं, 12 मंथ्स लगा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्लाइंट्स को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी अपील कब लगेगी, अपील में कौन कौन से किस तरह से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, और आया उस वक्त तक ये चीज़ एक्सेप्टेबल भी होगी या नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है कि जिनकी अपीलें पेंडिंग हैं उनको, जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि उनको भी पकड़ सकते हैं, उनको भी रिमूव कर सकते हैं, और उनके लिए भी इतना प्रोटेक्शन नहीं है जितना पहले प्रोटेक्शन होता था। तो इसलिए जिन लोगों की अपीलें पेंडिंग हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से, अगर वो समझते हैं कि उनकी अपीलों में कोई जान नहीं है, उनके आर्गूमेंट्स अच्छे नहीं हैं, उनके ग्राउंड्स अच्छे नहीं हैं, तो बेहतर यही है कि अपीलों को आप विड्रॉ करें और फ्रेश एप्लीकेशन कर लें। हाँ, तो जैसे आपने पहले फरमाया था ब्रेक पर जाने से पहले कि जैसे हमारे कई दोस्त साथी, हमारे बहन भाई मेजॉरिटी जो है वो ऐसे कुछ इस तरह करते हैं, उनका रुझान ऐसा है कि कोई बात नहीं, एप्लीकेशन खुद ही फिलअप कर लेंगे, या किसी दोस्त को कहेंगे, कोई लेमैन होगा या लेडी होगी, जिसकी वजह से उनके तो वो केसेस खराब हो जाते हैं, और बाद में अपील में जाकर भी उनके केसेस में जान नहीं रहती। तो मैं नाजरीन आपकी खिदमत में मैं आपसे फिर मोदबाना यही गुजारिश करूँगा कि अब हालात ऐसे आ रहे हैं, पुराने 2-4 साल 10 साल पहले तो शायद ये काम जो इतना मुश्किल नहीं था। अब जो मुश्किलात आ रही हैं, जो कानून के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं,
और जो हुकूमत नए नए कानून आए दिन, ये कवानीन आजकल तो डेली बेसिस के ऊपर चेंज हो रहे हैं, हर रोज़ कोई तब्दीली आ रही है। तो उस सिलसिले में जैसे शाजिया बीबी ने फरमाया कि आप जो पहली आपकी एप्लीकेशन है, अगर वो सही तरीके से उसको टैकल नहीं किया जाएगा, अगर वो गलत अंदाज से उसकी जो है एप्लीकेशन वो भरी जाएंगी या सबमिट की जाएंगी, तो फिर मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। इसलिए आपके लिए मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप किसी भी अच्छे एक्सपर्ट क्वालिफाइड सॉलिसिटर के पास जाएं। ये नहीं कि जो भी आपको मशवरा दे के फ़लाँ मेरा दोस्त बैठा है आप उसके पास चले जाएं, इस तरह आप काम नहीं चलेगा। अगर कोई इमिग्रेशन कवानीन को फुली थरोली अंडरस्टैंड नहीं करता, अगर उसके ऊपर अबूर नहीं रखता, तो फिर अदालतें उसको एंटरटेन नहीं करेंगी। ये और फर्स्ट एप्लीकेशन में भी यही है, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन आप डालते हैं, होम ऑफिस के पास अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से उसमें कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती, अगर प्रॉपर तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार नहीं किए हैं, तो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। वहाँ पर इनवैलिड एप्लीकेशन करके एप्लीकेशन को वापस भेज दिया जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपने इतने पैसे दिए हैं, आप हेल्थ सब चार्जेस पे करते हैं, आप होम ऑफिस की फ़ी पे करते हैं, आप सोलिसिटर की फ़ी पे करते हैं, तो बेटर है कि आप प्रॉपर तरीके से अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करें। जी, मैं नाज़रीन, जैसे कि मैं पहले आपसे गुजारिश कर रहा था कि ये जो अपील प्रोसेस है, इसके लिए रेमेडी, जैसे बैरिस्टर शाजिया ने पहले आपको बताया था कि एक रेमेडी तो ये है कि ये जो रिफ्यूज़ल है, अपील की जो रिफ्यूज़ल है, उस रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट आप उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो पॉइंट ऑफ लॉ पे होता है, वो फैक्ट्स पे नहीं होता, पब्लिक लॉ इन्वॉल्व होता है उसमें, और वो बड़ा पेचीदा मामला है। वो हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है, लोअर कोर्ट में वो लोअर कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करती है। तो वो एक रेमेडी तो आपके पास है, मगर उसके लिए भी जो भी आपका सॉलिसिटर होगा, वो अगर वैलिड ग्राउंड के साथ हाई कोर्ट के अंदर जुडिशियल रिव्यू नहीं डालेगा, तो फिर वो एप्लीकेशन भी जुडिशियल रिव्यू के लिए एंटरटेन नहीं होगी। और आजकल तो उन्होंने ये यहाँ तक कर दिया है कि हाई कोर्ट सॉलिसिटर्स को फाइन कर रही हैं जो ऐसे ही एप्लीकेशन उठा के लेके जा रहे हैं विदाउट एनी वैलिड रीज़न। तो हाई कोर्ट ने कई सॉलिसिटर्स को बाकायदा उस पर फाइन किया है, एप्लीकेशन भी थ्रो की है। ये रिकॉर्ड की बात मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। जी, तो एक कारण है हमारे पास। जी, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन भाई और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम सुहेल है, मैं लेस्टर से बोल रहा हूँ जी। जी फरमाएं, क्या सवाल क्या है आपका? एक्चुअली ये है कि मुझे आर्टिकल 8 के ना उसमें मुझे 2.5 इयर्स का वीजा मिला हुआ है जो एक्सपायर हो रहा है 2017 में। मेरी एक बेटी यहाँ पे पैदा हुई है और बाकी बच्चे यहाँ से तकरीबन जब से शुरू हुआ उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम यहीं पे शुरू किया हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो ये प्रोसेस कितना लंबा है, ये जो आर्टिकल 8 का है कितनी दफा हमें एक्सटेंड करवाना पड़ेगा जी। और दूसरा जो बेटी यहाँ पे पैदा हुई है उसे 6 साल हो गए हैं, उसका क्या प्रोसेस है? क्योंकि मैंने सुना है कि उसको शायद पासपोर्ट पहले मिल जाए। और तीसरा ये कि ये क्या उतना है जितना कि पहली दफा जब हमने एप्लीकेशन की थी जी, जब हम दोबारा एप्लीकेशन करेंगे तो लीनियंट है या हमें दोबारा से एक तरह से नई एप्लीकेशन ही समझा जाएगा उसे? राइट, आपके क्वेश्चंस आगे हैं और आपको मैं यही कहूँगी कि आप जितनी दफ़ा एप्लीकेशन करेंगे उतनी दफ़ा आपने यही कोशिश करनी है कि आप जिस तरह से नए सिरे से सारे आपने प्रूफ लगाने हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है, आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट तरीके, एक भी डॉक्यूमेंट्स आपने मिस कर दिया उसमें से हो सकता है वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दे और उसके बाद आपको राइट ऑफ अपील भी ना मिले और आपका जो स्टेटस है यहाँ पर इलीगल हो जाए। और दूसरी बात आपने पूछी कि कितने ईयर्स के लिए आपको एक्सटेंशन मिलती रहेगी, उसके लिए हम मेरी एडवाइस ये है, बल्कि ओवरऑल रूल भी यही है, 10 ईयर्स आपको कंप्लीट करने होंगे इस तरह की बेसिस पे। आपकी अगर पहली एक्सटेंशन हुई है तो अभी आपकी तकरीबन 2 और एक्सटेंशंस होगी, उसके बाद आप इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। और जहां तक इनकी बेटी का मसला है, बेटी जब ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बात क्लैरिफाई नहीं है। उसके लिए ये है कि जब आपके बच्चे यहाँ पर उनकी पैदाइश होती है और उनको 10 साल यहाँ पर रहते हुए हो जाते हैं, उसके बाद आप उनकी लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट उनके लिए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कर सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 ईयर्स के बाद उनको पासपोर्ट मिल सकता है। ये आपके सवाल के जवाब थे, होपफुली कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
जी बहुत मेहरबानी। और कोई कॉलर है हमारे साथ? जी मेरा ख्याल है कॉलर अभी होल्ड पे हैं, तो जी शाजिया हम वापस आते हैं अपने बहुत सारी फारूक साहब, बहुत सारी टॉपिक पे। चीज़ें जिस तरह से आप जो पूछना चाह रहे थे, आपने शुरू में डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया है। डोमेस्टिक वायलेंस का इस कानून में ब्रिटिश नेशनल के जो स्पाउस होते हैं उन पे अगर किसी किस्म का भी कंट्रोलिंग बिहेवियर या किसी किस्म का उनको घर से बाहर निकाल देना, उनके पासपोर्ट्स या उनके डॉक्यूमेंट्स जो अपने कब्जे में ले लेना, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए होते हैं उनको चाहिए कि वो अपना प्रॉपर उसका प्रूफ, उसकी एविडेंस और उसकी रिपोर्ट्स प्रॉपर पुलिस में करके अपनी एविडेंस अपने पास रख लें, क्योंकि अगर एविडेंस के बगैर एप्लीकेशन जाएगा तो उनके एप्लीकेशन में कोई जान नहीं होगी। लेकिन अगर एप्लीकेशन से पहले अपनी प्रॉपर सोशल सर्विसेज वालों को इन्वॉल्व करते हैं, पुलिस रिपोर्ट करते हैं, अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए एविडेंस क्रिएट करते हैं, तो उनका जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो स्ट्रॉन्ग होगा और डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस पे डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है, बेशक वो अपना अरसा क्वालिफाई करते हो या ना करते हो। एक छोटी सी और बात यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं जब मैं ऑफिस में होती हूँ, घर में होती हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं जो न्यू रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की। बहुत सारे लोग हैं जब वो एज ए स्पाउस इस कंट्री में आए तो उस वक्त उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया और यहाँ पर उनकी एंट्री होगी। अब उनकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन का टाइम आ गया और उन्होंने अपनी एक्सटेंशन का एप्लीकेशन डालना है, तो उनको चाहिए कि वो अपना नया इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करे, नई रिक्वायरमेंट के मुताबिक, सेल्फ रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करके एप्लीकेशन डालें, अदरवाइज उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाने का खतरा है और फिर उनको भी 10 ईयर्स की बेसिस पे कॉलर काफी देर से होल्ड पे है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बोल रहे हैं? हेलो जी जी गुड इवनिंग। जी मेरा सवाल ये था कि हमने 10 ईयर बेसिस पे अपने बच्चे का अप्लाई किया है फॉर्म 3 पे, तो उसको अगर ब्रिटिश नेशनलिटी मिलती है उसके बाद ऐसे अप्लाई करेंगे तो वो ह्यूमन राइट्स के अंदर आएगा? एज ए पेरेंट्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स पे आएगा और ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे जब आपको लीव टू रिमेन मिलेगा उसके बाद आपको 10 साल तक अपनी एक्सटेंशन करवाते रहना है और 10 साल के बाद फिर पेरेंट्स को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल सकता है। ओके, इसके कितने चांसेस होते हैं शाजिया? राइट, अगर आपके बच्चे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ है, उसके बाद वन ऑफ द पेरेंट्स इज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, तो उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस काफ़ी होते हैं। लेकिन केस को प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ केस को तैयार करना पड़ता है, उसमें बताना पड़ता है कि आप यहाँ पर इस मुल्क में क्यों रहना चाहते हैं और आपको बैक होम मुल्क में क्या प्रॉब्लम है। जब ये चीज़ें आप प्रूफ कर देंगे तो आपको आराम से आपका लीव टू रिमेन इस कंट्री में मिल जाएगा। जी ओके, थैंक्स वेरी मच, थैंक यू। तो हम जिक्र कर रहे थे जो चेंजेस हैं, जो अपील राइट्स है आपके पास, आप नहीं रहा अपील राइट्स, इवन जो आप वो क्लाइंट बहुत ज़रूरी है क्लाइंट्स के लिए। जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनकी नज़र मैं ये सवाल मेरे जहन में बार बार उठ रहा है कि जिन लोगों की अपील्स पेंडिंग हैं इन कोर्ट्स, जी अब चूंकि कानून तब्दील हो गया है तो उनकी अगर वो अपील रिफ्यूज हो जाती है फॉर सम रीजंस, तो अपील रिफ्यूज होने के बाद क्या वो फिर फौरी वो डिटेन भी हो सकते हैं या डिपोटेशन भी हो सकती है उनकी? जिनकी तो अपीलें पेंडिंग है उनको तो जो उनका एक प्रोसेस है वही चलता रहेगा। उनको उसके बाद उसके पास राइट ऑफ अपील होता है, अपर ट्रिब्यूनल में जाना होता है। अपर ट्रिब्यूनल में रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर परमिशन टू अपील के लिए इन द कोर्ट ऑफ अपील आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर वो परमिशन भी आपकी रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर आप कोर्ट ऑफ अपील में अपनी पॉइंट ऑफ लॉ पे अपील लेकर जाते हैं। वो राइट्स तो अभी वो एक्सेस करेंगे, वो राइट्स उनसे अभी किसी ने नहीं छीने हैं। प्रॉपर अपील प्रोसीजर वो करेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला यहाँ पर है कि उनको रिमूव किया जा सकता है, उनको डिटेन किया जा सकता है। होम ऑफिस वालों के पास बहुत सारे इख्तियारात आ गए हैं और उन इख्तियारात को चैलेंज करने के लिए आपके पास सिर्फ एक हाई कोर्ट की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आपको खतरा है कि आपके बच्चे हैं, आपको बच्चों से दूर किया जाएगा या बच्चों को भी डिपोर्ट किया जाएगा, तो बेटर है कि आप अपना हाई कोर्ट में केस जब लेकर जाएं वहां से इंजंक्शन ले लें। इंजंक्शन लेंगे तो आपकी फैमिली और आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यूरोपियन नेशनल्स हैं, यूरोपियन नेशनल्स जो हैं उनकी भी अपील्स राइट ख़त्म हो रहे हैं, उनको भी राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाएगा। अगर उनका एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं जाता तो उनका राइट ऑफ अपील ख़त्म हो जाएगा और उनको भी यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा।
जब यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा उनको ये कहा जाएगा कि आप आउटसाइड कंट्री जाके राइट ऑफ अपील अपने मुल्क में करें, अपने मुल्क में जाके यूरोप के अपने मुल्क जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाके अपील करें। और उस सिलसिले में मेरी यही एडवाइस होगी तमाम व्यूअर्स को कि आप जब भी अपने फैमिली मेंबर का फैमिली परमिट के लिए अप्लाई करें या रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करें या अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कार्ड के लिए अप्लाई करें तो प्रॉपर सोलिसिटर से मशवरा करने के बाद एप्लीकेशन डालें, क्योंकि अब वो दिन गए कि जब एप्लीकेशन यूरोपियन एप्लीकेशन बहुत आसान होता था और हर कोई यूरोपियन जो है वो अपने फ्रेंड्स भेज देते थे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर क्वालिफाइड सोलिसिटर्स या जो आपके प्रॉपर एक यहाँ पर क्वालिफाइड लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, उनकी ओपिनियन के बाद ही अपना केस सबमिट करें, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में आपका केस हो गया तो आपको कोई मसला नहीं। अगर आपका केस नहीं होता तो आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा, विच मीन्स कि आपकी यहाँ की जो लाइफ है या यहाँ की जो रेजिडेंस कार्ड है वो फिनिश। तो चलते हैं दोबारा अपने उस टॉपिक की तरफ। एक छोटा सा पॉइंट में ये कहना चाहूंगी, यूरोपियन नेशनल के हवाले से बात हो रही है तो यूरोपियन नेशनल के जो यूरोपियन नेशनल जिनको इस कंट्री में रहते हुए 6 इयर्स या 5 इयर्स हो जाते हैं, वो डायरेक्टली भी अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने के बाद अपना ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनको लिए उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि अगर उन्होंने पहले अपने आप को रजिस्टर नहीं भी करवाया तो अभी वो अपना परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं आपने उसी पॉइंट की तरफ जो पहले आप फरमा रही थी डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। जी जी। अगर किसी मेरी बहन या भाई का वन वे आर दी अदर उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली उसका पासपोर्ट अगर ज़बरदस्ती कोई ले लेता है उसके सम टाइम और उसकी ही ले लेते हैं उसकी जो हाँ इन लॉज उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन लॉज रख लेते हैं और उसको वो पासपोर्ट वापस नहीं देते और उसको ब्लैकमेल किया जाता है या थ्रेटन किया जाता है तो वो फिर क्या करे इस मामले में? वो पुलिस को रिपोर्ट करें और अपने सबसे पहले सोलिसिटर से एडवाइस लें, क्योंकि सोलिसिटर एक ऐसा उनके लिए एडवाइज़र है जो उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ रिपोर्ट करनी है, आपने अपने राइट्स को कैसे सेव करना है, आपने कौन सी एविडेंस अपने फेवर में इकट्ठी करनी है जो क्योंकि आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो गए हैं। तो सबसे पहले सोलिसिटर से कंसल्ट करें, उसके बाद उनकी एडवाइस पे अमल करते हुए आप चलें, अपने प्रूफ इकट्ठे करें, पुलिस रिपोर्ट करें और उसकी बेसिस पे उस एविडेंस की बेसिस पे जब आप अपना केस डालेंगे तो आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन सेटलमेंट मिल सकती है। जी देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। जी हेलो। हेलो हाँ जी मैंने अभी ना ब्रेक से कॉल की थी जी। जो हमारा 7 ईयर बेस का एडिशनल है, मैंने मैडम से पूछना था कि हमारी जो बड़ी बेटी है अब कॉलेज में जा रही है, उसको 7 साल हो जाएंगे 4 जनवरी को, लेकिन फिर उसने यूनिवर्सिटी जाना है तो उनको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं होम ऑफिस को कि इसको 2.5 साल के वीजा की बजाय आप इसको इंडेफिनेट दें, क्योंकि फिर इसको जो लोन मिलता है बच्चों को वो इसको मिल पाएगा कि नहीं, हम ये कह सकते हैं कि इसको इंडेफिनेट दें। और नंबर 2 मैडम, हमारे जो सॉलिसिटर हैं हमने उनसे कहा था कि हम जॉबलेस हैं, 1 साल हो गया, हस्बैंड को 3 बच्चे हैं, हमने उनको कहा कि हमारी एक रिक्वेस्ट आप डाल दें होम ऑफिस को कि हमें काम की परमिशन तो एटलीस्ट दें। तो जैसे अब हमारे 7 साल 4 जनवरी को हो जाएंगे, थोड़ा टाइम रहेगा, तो उनको हम ये रिक्वेस्ट एमपी के थ्रू डाल सकते हैं कि हमारे पहले काम का सोल्यूशन करो, आपने अगर केस करना है आप करते रहना, हम भूखे मर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे इतने हार्डशिप में हैं, तो हम ये कह सकते हैं प्लीज आप ये 2 क्वेश्चन बता दें। देखिए जी, आपका वकील है, कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, आप उनके पास जाएं, आप उनको राइट ऑफ वर्क के लिए कह सकते हैं, आप उनको फॉलो अप करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन जहां तक आपने बात की है कि आपकी बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी में जाने वाली है तो उनको सेटलमेंट मिल जाए, इसलिए कि चूंकि वो यूनिवर्सिटी जा रही है और उसको फंड्स मिल जाएं, उसको लोन मिल जाए कि वो पढ़ सके, ऐसी कोई बेसिस मौजूद नहीं है, इस बेसिस पे आप सेटलमेंट क्लेम नहीं कर सकते। आपको जो इमिग्रेशन रूल्स कहते हैं आपको वही करना होगा, जो आपका सोलिसिटर आपको एडवाइस करेगा आपको वही करना होगा, लेकिन ये ज़रूर आप कर सकते हैं, अपने वकील को आप बार बार फॉलो अप कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आपको राइट ऑफ अपील लेकर दें और उनको रिमाइंडर भेजें होम ऑफिस को, और उसके बाद फिर आपका सोलिसिटर आपके लिए काम करेगा। जी हमारे साथ एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो जी शाजिद न्यूज़ से बात कर रहे हैं। फरमाएं, क्या आपका सवाल क्या है? जी सर मेरा सवाल ये है कि मैं आप पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। 4 साल होने आ रहे हैं और 2 साल से मेरी अपील का कोई जवाब नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अमीरुद्दीन बोल रहा हूँ बोल्टन से। जी
अच्छा। 2 साल हो गए हैं। परमिशन, वर्क परमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ मैं? राइट, 2 साल हो गए। दूसरा सवाल ये कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता हूँ मैं? राइट, सबसे पहली बात तो ये कि आप ये बताएं कि आपका पासपोर्ट कहाँ पर है? आपको लाइन पे हैं आप? नाजरीन के लिए मैं ये कहती चली जाऊं, एक इनकी भी क्वेरी है, बहुत सारे और भी जो हमारे एजेंट्स हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया है। आप ऐसे करें, आप टीवी की आवाज़ बंद करें और हमारा जवाब सुन लें। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की जहाँ तक बात है, अगर तो आपके पास पासपोर्ट है और वैलिड लीव टू रिमेन है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अपील में आपका केस है, आपके पास पासपोर्ट है, तब भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लूप होल मौजूद है। अगर आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं है, होम ऑफिस के पास है, तो फिर जाहिर है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जहाँ तक आपने बात की है कि आपने अपना राइट ऑफ वर्क के लिए बात कर रहे हैं, मैं आपको ये कहूँगी कि पहले आप अपनी अपील की फ़िक्र करें, अपील को प्रोसेस करें, क्योंकि अगर 2 साल हो गए हैं आपको जवाब नहीं आया, तो उस सूरत हाल में ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया की बात है कि उसका जवाब क्यों नहीं आया, आपकी अपील पेंडिंग भी है या नहीं है, आपके सोलिसिटर ने उसको फॉलो अप भी किया है या नहीं किया, या रिफ्यूज़ हो गया है, तो हो सकता है कि आप तक वो लेटर नहीं पहुंचा। आप उसको वरी करें, उसको परेशानी से, आपके लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि आप अपनी अपील के बारे में, प्रोसेस के बारे में जानें। जब आपका अपील का पता चल जाएगा, उसके बाद बाकी फिर आप राइट ऑफ वर्क के लिए या अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बाद में अपने वकील से इंक्वायरीज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, और कॉलर हैं हमारे पास? जी जी, हेलो, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? कॉलर हमारे को बहन या बाइक? जी सर। हेलो जी, आप क्वेश्चन करें, आप लाइव बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं हम आप। मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी जी, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? मैंने पूछना था, मेरे हस्बैंड ना EU, उनके पास EU का पासपोर्ट है, तो अभी इनको इधर सेटल होने के लिए कौन सा कार्ड चाहिए? राइट, आपके हस्बैंड के पास अगर EA नेशनल का कार्ड है, तो यहाँ पर उनको चाहिए कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करें, जो कि इतना यूरोपियन नेशनल के लिए इतना मुश्किल नहीं है, उनके फैमिली मेंबर के लिए मुश्किल है, यूरोपियन नेशनल के लिए एप्लीकेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करवाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करें, 65 पाउंड होम ऑफिस की फ़ीस है, वो पे करें, पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें लगाएं, ID लगाएं और उसको भेज के अपने आप को रजिस्टर करवा लें। जब वो रजिस्टर करवा लेंगे, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं ये कहती चली जाऊँ कि जितने भी यूरोपियन नेशनल हैं, अगर वो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उसके लिए मस्ट है कि वो इस मुल्क में काम कर रहे हों। बेशक, अगर वो काम नहीं कर रहे होंगे, ये कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है। इस तरह से नहीं है कि आप एप्लीकेशन मुकम्मल करें और उसको भेज दें। अगर आपके पास यहाँ पर आप काम नहीं कर रहे और आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो ना आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और ना आपके फैमिली मेंबर्स को वीजा मिलेगा, लीव टू रिमेन मिलेगा। लेकिन उनको इधर रहते हुए तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, तो वो काम भी कर रहे हैं सारा। उनको चाहिए पासपोर्ट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकती है या पहले रेजिडेंट कार्ड लेना पड़ेगा? पहले परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। जब आपको कार्ड मिल जाएगा, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, जो कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बराबर होता है, उसके बाद फिर वो पासपोर्ट के लिए फौरन अप्लाई कर सकते हैं। उनको 1 साल का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, और मेरा ख्याल है ये मामलात भी उतनी देर तक चलेंगे जितनी देर तक आर्टिकल 50 इन्वोक नहीं होता जी। उसके बाद हो सकता है आर्टिकल 50 जब इन्वोक हो जाएगा, तो फिर ये जो मौजूदा कवानीन है, ये भी सारे तब्दील हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब ये आर्टिकल 50 का जब मैं हवाला दे रहा हूं, तो वो मेरा कहने का मकसद है कि जब जो ब्रिटेन है ये यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलहदा करने के लिए दरख्वास्त देगा, आर्टिकल 50 का अतलाक हो जाएगा, तो उसके बाद फिर कानून सारे चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी इमिग्रेंट्स हैं, वो यूरोपियन नेशनल हैं, वो उनके फैमिली मेंबर हैं, वो उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हैं, जितना जल्दी हो सके अपनी एप्लीकेशन भेजें, जितना जल्दी हो सके अपने आप को रेगुलराइज करें। और जहाँ तक हमने बात की है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है या जिनके फैमिली प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट ऑर्डर का मसला है, बच्चों के रेजिडेंस कार्ड का मसला है, उनको भी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं सोलिसिटर, उनसे बात करें, उनसे रब्ता करें, ताकि ना सिर्फ ये कि अपने फैमिली मैटर्स को संभाल सकें, बल्कि उसके साथ ही साथ
अपने इमिग्रेशन स्टेटस को भी रेगुलराइज कर सके, क्योंकि फैमिली लॉ और इमिग्रेशन लॉ का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, चोली दामन का साथ एक दूसरे का, बिल्कुल एक दूसरे का ये इम्पैक्ट करती हैं, ये बातें एक दूसरे पे असरअंदाज होती हैं और उससे इमिग्रेंट्स जो हैं उनके वीज़े पे भी इसका बहुत सारा असर पड़ सकता है। आज के हमारे आखिरी कॉलर हैं जी, कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं जी? कॉल ड्रॉप हो गई है। तो यहाँ नाजरीन में मेरा ख्याल है अब मेरे प्रोड्यूसर जो बार बार मेरे कान में कुछ हुक्म दे रहे हैं, मुझे बड़े गंभीर अल्फाज मेरे कानों में आ रहे हैं। तो शाज़िया बीबी हमारा वक्त जो है वो आखिरी लम्हों के ऊपर है, तो आप नाजरीन अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, उनकी मालूमात के लिए अपना कंक्लूजन बयान करें कि आप क्या कहना चाहिए। है उनके लिए, अगर हम बेस्ट इंटरेस्ट के लिए सोचें तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, फ़ौरन सोलिसिटर से आप एडवाइस लें, चाहे आपकी अपील पेंडिंग है, चाहे आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, 6 महीने से आपको कोई आंसर नहीं आया और आप चुप करके बैठे ना रहें, अपने वकील के पास जाएं, सोलिसिटर के पास जाएं और उससे अपडेट लें और उससे बेस्ट एडवाइस लें। पूछें कि क्या उसी मैटर को आगे रखना चाहिए या हालात बदल गए हैं तो कोई नई एप्लीकेशन करनी चाहिए, पहली एप्लीकेशन विड्रॉ करनी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये आप प्रॉपर तरीके से उसको एप्लीकेशंस को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको प्रोसेस करने के लिए आपके लिए सोलिसिटर का एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। आप सोलिसिटर से एडवाइस लें, अपने बैरिस्टर से एडवाइस लें और बेहतरीन तरीके से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें। और चाहे आप यूरोपियन नेशनल हैं, चाहे आपके ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं, चाहे आपकी असाइलम अपील है या चाहे आप फैमिली मेम्बर हैं जिसमें आपके सारे घर के जो अफराद हैं उनको इमिग्रेशन स्टेटस की ज़रूरत है, आपको ज़रूर अपने सोलिसिटर के पास जाना चाहिए। कोई अच्छा सोलिसिटर देखें, उसके साथ अपने सारा बैकग्राउंड डिस्कस करें और उसके बाद अपने एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करें। जी हाँ, मैं व्यूअर इस मौके पे आपको खुदा हाफ़िज़ कहूँगा, फिर हाज़िर होंगे एक किसी नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।